Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vedant Singh Thakur. So my dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं. क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर चैप्टर 3 एक्सरसाइज पार्ट 3. तो यहां पर दिया है C2 ग्रुप डिस्कशन. अच्छा, अब ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है? जब सब लोग एकत्रित होकर किसी एक टॉपिक को लेकर चर्चा करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन. चलिए, मैंने आपसे बोला कि आपको डिस्कस करना है किसके ऊपर? टोबैको के ऊपर. ठीक है, तंबाकू क्या होता है, कैसे होता है, तो सब लोग इकट्ठा होकर इससे वार्तालाप करेंगे. ये पेज नंबर 30 जो है वहां पर दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन. आप लोग जल्द से जल्द अपने बुक्स की जो पेज है 30 उसको ओपन कर लें. डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स. आप लोगों को क्या करना है? ग्रुप और पेयर में आकर आपको डिस्कस करना है. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिया है आपका, टेकिंग टोबैको इन एनी फॉर्म इज इंजीरियस टू हेल्थ. अब यहां पर ना तंबाकू लेना किसी भी तरीके से ना इन एनी फॉर्म वो क्या है? इंजीरियस है ना, खतरनाक है. किसके लिए? हमारी हेल्थ के लिए, अर्थात स्वास्थ्य के लिए. तो यहां पर जो टॉपिक दिया है वो यही कह रहा है कि हमको डिस्कशन इस विषय पर करना है कि जो तंबाकू है जिसको हम लेते हैं अलग अलग तरीकों से, सूंघ कर, खाकर, है ना, तो अलग अलग तरीकों से तंबाकू का जो लेने का या सेवन की क्रिया है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब है. ठीक है, तो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए यहां पर एक क्वेश्चन फ्रेम, आंसर फ्रेम किया है. उस आंसर के चलते आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं. और यहां पर थोड़े बायोलॉजिकल टर्म्स बहुत ज्यादा हैं तो हम उन पर इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि वो याद करने वाले हैं. तो आप लोग चाहें तो उनको नोट डाउन कर लें, नहीं तो सिंपल डिस्कशन के तौर पर भी आप समझ सकते हैं. अब देखिए यहां पर क्या दिया है. यूज ऑफ tobacco in human civilization is almost 400 years old. अगर हम बात करते हैं टोबैको की, जिसको हम तंबाकू भी कहते हैं, इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर हम मानव की सभ्यता की बात करें वहां पर टोबैको का जो यूज है वो 400 सालों से देखा जा रहा है. इट इज च्यूड, इसको क्या किया जाता है? चबाया जाता है ऐसे करके. स्मोक्ड ना, आप लोगों ने देखा होगा बीड़ी, बीड़ी आती है ना, बीड़ी को लोग लेते हैं और बीड़ी को ना फूंकते हैं, स्मोक करते हैं. और स्नफ्ड, अब जैसे हमने अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से क्या होता है, ऐसे निकालते हैं और सूंघते हैं. तो यहां पर बहुत अलग अलग तरीकों से 400 सालों से ये प्रक्रिया आई है ना तंबाकू को लेने की, सेवन करने की. वॉट एवर इज द फॉर्म टोबैको इज यूज्ड, कोई सा भी फॉर्म हो टोबैको जो है उसको उपयोग होता है. ठीक है, इट इज इंजीरियस, ये कहीं ना कहीं क्या है? बहुत खतरनाक है. टू दी हेल्थ, है ना, हमारी जो स्वास्थ्य है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बहुत हानिकारक है. फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द टोबैको यूज. अब यहां पर कुछ साइड इफेक्ट्स दिए हैं टोबैको के यूज के. अब देखिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने एक बात तो क्लियर कर ली यहां पर कि तंबाकू को चबाने से, स्मोक करने से और कहीं ना कहीं सूंघने से बहुत सारी इंजीरियस डिजीजेस हमको हो सकती हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा क्या कर सकता है? प्रभाव डाल सकता है. तो इन दिस वे व्हाट वी कैन से, हम साफ साफ तरीके से कह पाएंगे कि तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी सही नहीं है. अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं है? अब जब डिस्कशन करोगे तो कम से कम इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना. तो वही चीज यहां पर दी है, हमने कुछ साइड इफेक्ट बताए हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. इफेक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. अच्छा, सबसे पहले हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ये जो हार्ट वगैरह की बात होती है ना, वहां पर हम कार्डियोवास्कुलर की बात करते हैं.
अब इतना डेप्थ हम बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका सबसे पहला इंपैक्ट जो है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। अब जानते हैं कैसे। टोबैको कंटेन्स निकोटिन। आपने सुना होगा कि टोबैको ना, तंबाकू के अंदर निकोटिन होता है जो क्या करता है, शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो यह एक पदार्थ होता है निकोटिन, विच इज अ पोटेंट CNS स्टिमुलेटर, है ना। अब एकदम बायोलॉजिकल टर्म है, इसके इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि ये एक प्रबल CNS स्टिमुलेटर होता है। अब जो निकोटिन जो है, निकोटिन वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एडर्नल ग्लैंड को, ताकि वो एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, ये जो ग्लैंड हैं, जो हार्मोन्स हैं ना, इनको क्या करे, सक्रिय करे, सीक्रेट करे। अब मतलब प्रभावित करता है, स्टिमुलेट करता है ऊपर उठने के लिए, कि वो क्या हो, वो सक्रिय हो, या आप कह सकते हो सेक्रेट हो। तो यहां पर दो हार्मोन्स की बात हुई है, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये हार्मोन क्या होते हैं? दीज हार्मोन्स कॉज एलिवेटेड हार्ट रेट एंड ऑल्सो रेज द ब्लड प्रेशर। अब जब ज्यादा तंबाकू खाओगे तो तंबाकू खाने से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तंबाकू के अंदर क्या होता है ना, आप उसको टोबैको बुलाओ, टोबैको के भीतर होता है निकोटिन, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, प्रभाव किस पर डालता है? दो ग्लैंड्स पे, दो ग्लैंड से जो सक्रिय हार्मोन्स हैं, ठीक है, एडर्नल ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होते हैं दो हार्मोन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एडर्नल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है क्या, ये निकोटिन, और इसके द्वारा दो हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिनका नाम हमने देखा एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, ये दो होते हैं। और ये जो दो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, एलिवेट हार्ट रेट, जो आपकी दिल की धड़कन है उसको बढ़ा देते हैं। इसीलिए हमको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब जो आपके चाचा, जो अंकल हैं जिनके बारे में हमने बात की अ पिंच ऑफ स्नफ में, नरेटर के अंकल, उनके साथ भी यही समस्या होगी अब आगे, है ना। उनकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, उनके जो दो ग्लैंड्स हैं उनमें प्रभाव आएगा। तो ये सब कुछ जो आप देख पाओगे। टोबैको स्पेशली इफ इट इज स्मोक्ड नोन टू कॉज एंडोथेलियल डैमेज ऑफ द ब्लड वेजल्स ना। अब एंडोथेलियल डैमेज होता है, अब ये भी बहुत हैवी वर्ड है, उनको तो डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना समझ लीजिए, ज्यादा स्मोक करोगे तो एंडोथेलियल डैमेज होगा। किसको? आपके ब्लड वेजल्स को ना, वाहिका जो होती हैं उन पर डैमेज होगा। और ऐसा डैमेज क्या करता है, एक्सेलरेट करता है एक प्रोसेस को जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरीके की प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, समस्या और बढ़ जाती है। तो यहां पर यह बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है कि टोबैको के खाने से आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत बहुत प्रभाव जाएगा। जो भी चीजें हाईलाइट की है मैंने आपको, उनको आप याद कर लो, बिकॉज ये हम लोगों का बायोलॉजी का चैप्टर तो है नहीं, बस हम एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम कभी अलग से इन टॉपिक्स को लेकर आएंगे अलग वीडियोस में, ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से समझ सकें। बाकी इन टर्म्स को आप लोग सिर्फ ध्यान में रखें, इनके डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि हमको डॉक्टर नहीं बनना है। द च्यूइंग अर्थात चबाना या थूकना टोबैको को इंक्रीज करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का रिस्क में। देखिए, रिस्क जो होता है ना कार्डियोवास्कुलर, मैंने बोल दिया हार्ट वगैरह की जो समस्याएं हैं उसकी समस्याएं राइज होने लग जाती है, खतरा बढ़ जाता है, सच एज म्योकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक ना। हार्ट अटैक या जो इन्फ्रैक्शन है, आपने सुना ना कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती है तो लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या डिजीज हो जाती है ना, सिस्टम में अगर प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है एक डिजीज आपको हो जाएगी जो कहीं ना कहीं दिल से संबंधित होगी। इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब जो सांस लेते हो, इनहेल करना छोड़ना, तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम उस पर भी प्रभाव पड़ता है, हार्ट पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिगरेट स्मोक कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, हमारी जो बीड़ियां होती हैं जिनको आप पीते हो, जिसमें तंबाकू होता है,
जब उसको इनहेल करते तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी आपके बॉडी के भीतर जाने लगता है, which bind with the hemoglobin and does not allow oxygen to bind to hemoglobin. अब क्या होता है, हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब जो हेमोग्लोबिन है ना, उस पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखो हेमोग्लोबिन के ऊपर क्या होगा, उसके साथ चिपक जाएगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगा, और उसके बाइंड होने की चलते क्या होगा, वो अलाउ ही नहीं करेगा ऑक्सीजन को कि वो बाइंड हो हेमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन का बाइंड होना आवश्यक है हेमोग्लोबिन के साथ, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है, यानी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसकी कमी हमको होने लगती है। तो तभी आपने देखा होगा जो तंबाकू लेते हैं उनको सांस बहुत फूलती है इस तरह से। सिगरेट स्मोक ऑल्सो कॉजेज एम्फेसिमा व्हिच रिड्यूसेस द गैसियस एक्सचेंज ऑफ द एल्वियोली ना। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आप देखते हैं यहाँ पर जो लंग्स वगैरह होती है, उनके नीचे एक पर्टिकुलर एक पार्ट होता है एल्वियोली, ठीक है। उतना डेप्थ में हमको जाना नहीं, लेकिन वहां पर भी समस्याएं जो है वो हमको आने लगती हैं। तो यहाँ पर दूसरा इफेक्ट है किस पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अगर एग्जाम पे आता भी है तो आप लोग डायरेक्ट ज्यादा इतना डेप्थ में ना जाकर नॉर्मल भी लिख कर आ सकते हैं, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने यहां पर बता दिया है। सिगरेट स्मोक ऑल्सो डैमेजेस द सीलिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ना। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है यहाँ वाला, यहाँ पर कुछ परतें होती है, कुछ सीलिया होता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसको भी डैमेज कर देता है। Thus, chronic smoking makes the lung more susceptible to pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease and tuberculosis। तो यहां पर बताया गया है कि अगर आप ज्यादा स्मोक करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको लंग्स की समस्या आ जाएंगी, जैसे न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, COPD हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्यूल्मोनरी डिजीज हो जाएगा आपको, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। तो ये सारी समस्या आपको हो सकती है। अब आता है अगला इफेक्ट, इसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ना। आप इसको जेनिक बोलो, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी कह सकते हो। टोबैको कंटेन्स मैनी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। अब ये जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये है कि कैंसर वाली समस्या होने लगती है तंबाकू में, यानी टोबैको की हम बात करते हैं तो उसको हम तंबाकू भी कह सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। अब देखिए, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कैंसर को कॉज करते हैं, जैसे कि सूट, निकोटीन, कोल तार एक्सेट्रा। अब देखिए, कैंसर को होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने चिमनी स्वीपर में पढ़ाया था कि क्या होता है, बच्चों के बाल को काट दिया जाता था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती सांस लेने की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से सूट गिरता था, काला काला, वो आप जानते हो ना बहुत अच्छी तरीके से। जब हम कुछ जलाते हैं तो कोयले की जो धूल होती है वो गिरने लगती है। निकोटीन आप लोग जानते हो तंबाकू में होता है, कोल तार एक्सेट्रा। तो इसको चबाने से, च्यूइंग टोबैको इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ माउथ कैंसर, और इसीलिए टोबैको को खाने से माउथ कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। स्मोकिंग टोबैको इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, और इससे क्या होगा, लंग का कैंसर हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहां पर बहुत सारे इफेक्ट्स है, आपको सिंपल डिस्कशन करना है। यहां मैंने आपको मटेरियल दे दिया है, आप इसको लो, दोस्तों के साथ चर्चा करो, और इस तरह से चर्चा करो जिसके चलते आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज प्राप्त हो। इट इज ऑल्सो लाइकली टू कॉज स्टोमक एंड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। भाई अब देखिए क्या होता है, ज्यादा सेवन करने से तंबाकू के, यानी टोबैको, तंबाकू आप दोनों कह सकते हो, हम अभी यहां पर टोबैको वर्ड यूज करेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। टोबैको का ज्यादा उपयोग करने से क्या होता है, स्टमक को दिक्कत होती है, यानी पेट को, और यहां पर आप देख पाओगे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। टेट्रोजन इफेक्ट क्या होता है? टेट्रोजन एन एजेंट और फैक्टर विच कॉज माल फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। यहां पर जो आपका गर्भ में बच्चा वगैरह बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसमें भी दिक्कतें आने लगती हैं, माल फॉर्मेशन की दिक्कत आ जाती है वहां पर, है ना, यानी पूर्णतः भ्रूण विकसित नहीं हो पाता। आर द केमिकल विच कॉज डिफेक्टिव फोइटल डेवलपमेंट एंड थर्स द बॉर्न बेबी विल
माल फॉर्म। अब जो बच्चा पैदा होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, बहुत कमजोर होगा, माल फॉर्म्ड होगा। स्मोकिंग कॉज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS ना, SIDS का मतलब होता है इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, ये एक समस्या होती है लोगों को। इट ऑल्सो कॉजेस माल फॉर्म डेवलपमेंट, और साथ ही साथ इससे एक माल फॉर्म डेवलपमेंट की जो इश्यू है वो भी होता है, यानी पोइटस जो है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है पेट में। सच एज डिफेक्ट इन माउथ, पैलेट एंड लिप्स, इससे क्या होता है, लिप्स हो गया, ठीक है, आप देखोगे माउथ हो गया। आपने बच्चों को देखा होगा पैदा होते हुए कैसे अभंग स्थिति में वो पैदा होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज ऑफ टोबैको मस्ट बी प्रिवेंटेड, और इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला है जिसको बच्चा होने वाला है, यदि वो तंबाकू का सेवन करेगी तो उसके बच्चे को बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या करा, टोबैको के ऊपर एक बहुत बढ़िया सा डिस्कशन किया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे को लगता है कि आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न। अ गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, एक ऐसा मन, अपराधी मन हमेशा संदिग्ध रहता है ना, सस्पिशियस रहता है, संदिग्ध ना, हमेशा सोचता रहता है गलत है वो सही है। तो गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, यह बात जो है यहां पर क्लियर हो गई होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी आदमी कोई भी गलत काम करता है, अगर मैं बात करता हूं गलत काम की ना, गलत काम, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने अपने फ्रेंड के पास जाके उसको एक बहुत बुरे तरीके से थप्पड़ मार दिया, ठीक है। अब उसके थप्पड़ मारने से क्या हुआ, उसका दोस्त बहुत बेइज्जत हो गया। उसी समय उसी को याद आया आपके दोस्त को, जिसने आपके दोस्त दूसरे दोस्त को दोस्त थप्पड़ मार कर आया, उसको बड़ा फील हुआ कि मैंने उसको थप्पड़ क्यों मारा। तो यहां पर जो गलत काम किया उससे उसको एक अपराध माना उसने। आपके दोस्त ने जिस दोस्त को थप्पड़ मारा था, थप्पड़ मारने के कारण उसके अंदर गिल्ट बैठ गई, एक अपराधी भावना बैठ गई, उसका मन इन चीजों से भर गया और फिर वह हमेशा क्या रहता है, डाउटफुल रहता है, हीन रहता है, सस्पिशियस रहता है, संदिग्ध रहता है, हमेशा दूसरों में गलत सही देखता रहता है। तो यही बात जो है अब यहां पर हमको डिस्कस करनी है। ये बहुत बहुत ज्यादा समझदारी वाला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, अर्थात समझने के लिए, उत्तर देने के लिए आप लोगों को अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। अच्छा खासा अनुभव इन द सेंस कि जो कुछ भी आप पढ़ो उसको एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करना सीखो। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, अ पर्सन विथ गिल्टी कंसाइंस कैन नेवर ड्वेल विथ पीस इन द वर्ल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो गिल्टी कंसाइंस से भरा हुआ है ना, गिल्टी कंसाइंस उसके भीतर है ना, उससे ग्रस्त है, कैन नेवर, कभी भी ड्वेल्ट नहीं कर सकता, रह नहीं सकता है शांति से इस दुनिया में। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? स्वाभाविक है, अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया है तो आपकी किसी भावना बन जाती है। ही इज ऑलवेज फियरफुल, वो हमेशा क्या रहेगा, डरा डरा सा रहेगा। उसके अंदर ऐसी भावना आएगी कि नहीं 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 मेरे से क्या हो गया, डरा डरा सा रहेगा। यह स्थिति किसकी थी? इस स्थिति को आप कैकेयी से कनेक्ट कर सकते हो। कैकेयी ने श्री रामचंद्र से कहा कि हे राम, तुम जाओ 14 बरस के वनवास के लिए, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दशरथ से ये 3 वचन मांग चुकी हूं, 3 या 2 वचन। और मंथरा ने क्या करा? मंथरा ने भी कैकेयी को भड़काया।
ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब केकई को पता चला, जब उसकी आंखें खुली तो वो गिल्ट से भर गई, एक स्थिति में आ गई जिसको बोलते हैं गिल्टी कंसाइंस। ठीक है, यानी अब वो ऐसी भावनाओं से भर गई थी कि उसने कितना गलत काम किया। श्री रामचंद्र ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करके केकई को उसकी जो मेन पॉइंट है वो गिना दिए कि देखो मां, तुम्हारे कहने पर हमने कार्य किया। तो यहां पर वो फिर उसके बाद जब श्री राम चले गए तो उनकी स्थिति बहुत डरी डरी सी हो गई, बहुत फियरफुल हो गई। ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेस ही विल हैव फेस ड्यू टू इवल डीड्स, है ना, यानी जो बड़े, क्या कहना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां जो उसने देखी, ऐसी चीजें जो उन्होंने देखी, कहीं ना कहीं डायर मतलब बहुत गहन परिणाम जो है वो उन्होंने फेस किए इन इवल डीड्स के द्वारा। तो उसको लेकर डरा डरा रहना, केकई पूरे समय डरी रही, दशरथ की मृत्यु हो गई, जो बाकी रानियां थी उनसे कट गई, है ना, तो गिल्ट अपने आप और बढ़ता चला गया। तो इस तरह से मैं आपको पैरेलली कनेक्ट कर कर समझा रहा हूं। अ क्रिमिनल इज फियरफुल, एक क्रिमिनल जो होता है, जो अपराध करता है, वह हमेशा डर से भरा हुआ होता है ऑफ गेटिंग एक्सपोज बिफोर द पब्लिक। मान लो किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, है ना, ही हैड कमिटेड अ मर्डर, तो उसके माइंड में मर्डर घूमेगा, डर लगा रहेगा कि कोई उसको एक्सपोज ना कर दे, कोई उसको वहां से भगा ना दे ना। आप समझते हो ना कि उनको पकड़ ना ले, अगर उसकी पोल खुल गई तो। अ पर्सन हु हैज किल्ड समवन, एक व्यक्ति जो मार चुका है किसी को, देखो यहां पर हैज किल्ड आ रहा है, याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है यहां पर, जो हो चुका था, है ना। अ पर्सन हु हैज किल्ड समवन, जो किसी को मार चुका था, एक्वायर हिज वेल्थ इज फियरफुल ऑफ गेटिंग कॉट बाय द पुलिस वन डे। और उसने क्या करा था, वेल्थ को पकड़ के रख लिया था, अपने पास जमा के रख लिया था, रख चुका था, और आज उसके भीतर एक डर है जो सहमा सहमा के उसके रखा है कि एक दिन पुलिस उसको पकड़ लेगी। A son who has stolen his father's purse is scared of his father's angry outbursts for his wrongdoing. और स्वाभाविक है, आप लोगों ने तो वैसे कभी किया नहीं होगा, पर छोटे बच्चे हमेशा ये कार्य करते हैं, पापा का पैसा चुरा लेंगे ना, मम्मी का कुछ मंगलसूत्र चुरा लिया, है ना। एक घटना तो क्या होता है कि जब कोई बच्चा चुरा चुका होता है अपने पिता का पर्स, हैज स्टोलन आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात पर आप लोग ध्यान दो। इज स्केयर्ड ऑफ हिज फादर्स एंग्री आउटबर्स्ट, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होगा उनके पिताजी के फटने की स्थिति पे आने की, है ना, आउटबर्स्ट, जब उनको गुस्सा फूटेगा कि ए लड़के तूने ये क्या करा, मेरा पर्स चुरा लिया, तो बहुत गलत है। तो उसके गलत काम के लिए उसके पिताजी उस पर क्या करेंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं जब आदमी के भीतर कोई गिल्ट होती है, यदि उसने कोई अपराध किया है, तो एक ऐसी भावना उसको कौंधे रहती है, उसके अंदर हमेशा रहती है कि मैंने कुछ गलत किया है तो इसका परिणाम मेरे लिए गलत होगा। तो स्वाभाविक है संदिग्ध की परिस्थिति में वो आ जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा। अब देखिए इस संसार में हर एक कोई व्यक्ति इतना सहिष्णु नहीं है, टॉलरेंट नहीं होता कि हर एक आदमी के अपराधों को क्षमा करते जाए, है ना। तो वही बात है, अ पर्सन हु हैज डन सम रॉन्ग, ऐसा व्यक्ति जो कर चुका था कुछ गलत काम ना, कर चुका है, यहां पर हैज डन है तो कर चुका है कुछ गलत काम, हैज अ गिल्टी कंसाइंस, एंड गिल्टी कंसाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। उसके अंदर एक गिल्टी कंसाइंस रहेगी ना, आपराधिक भावना बनी रहेगी और वो हमेशा संदिग्ध रहेगी। A person with a guilty conscience is scared of the punishments he has to face due to his evil deeds. एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर आपराधिक भावना भरी हुई है,
वो हमेशा डरा डरा रहेगा, स्केयर्ड रहेगा ऑफ द पनिशमेंट, सजाओं से। ही हैज टू फेस, जो उसको फेस करनी पड़ सकती है उनके गलत कामों के लिए। थस हिज एंटायर पर्सनालिटी अंडरगोस अ ड्रामेटिक चेंज, और इसी कारणवश एक नाटकीय तरीके से कहीं ना कहीं जो उसकी पर्सनालिटी है वो जाएगी, नीचे निकलती चली जाएगी। ही डज नॉट रिमेन कॉन्फिडेंट, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं रहेगा, और फियरलेस एनीमोर, और ज्यादा डर डर नहीं रहेगा। ही बिकम्स टिमिड एंड फियरफुल, सहमा सहमा होगा, टिमिड होगा, एकदम ढला ढला होगा, फियरफुल होगा। टिमिड समझ गए? फियरफुल होगा अर्थात बहुत ज्यादा डरा होगा। ही बिकम्स स्केयर्ड ऑफ द सोसाइटी, और समाज से डर जाएगा। उदाहरण के तौर पर चलो हम लेते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आज के समय में, है ना, आप लोगों को ध्यान होगा कि बहुत सारे रेसलर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, धरना देकर बैठे हैं किन्हीं के अगेंस्ट, है ना। और वहां पर समस्या ये बनी हुई है कि उन्होंने उन पर पॉस्को एक्ट लगाया है, बहुत सारे एक्ट लगा दिए हैं ना, उन पर दोषी ठहराया है। अब मान लो जो भी हैं जिनको दोषी ठहराया गया है, ठीक है, मान लो वो सिद्ध हो गया, तो कहीं ना कहीं गिल्ट उनके अंदर रहेगा, इस बात का रहेगा, उनको समाज का डर रहेगा, उनको हर एक चीज का डर बना रहेगा। तो वही बात जो है आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समझिए, गलत अगर आप नहीं हो, उसके बाद भी अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है और अगर आपने कुछ गलत किया है, सिद्ध हो गए हो आप, तो भी आपने कोई अपराध करके सिद्ध होने के बाद भी दिल में वो भावनाएं रहेंगी। इसीलिए ये भावना हमेशा बनी रहती है। अब जिस लड़के की मैंने बात की थी, अगर वह लड़का माफी भी मांग ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर ये भावना भर गई कि मैंने गलत किया है, तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगा। He tries to avoid the company of the people, लोगों के साथ को वो छोड़ देगा, अवॉइड कर देगा, and remains in the company of anti-social elements of the society। अब आप बोलोगे सर यहां पर एंटी सोशल क्या होता है? आपने एंटी जो सोशल, जो असामाजिक एलिमेंट्स है उनके साथ रहेगा, आपराधिक लोगों के साथ रहना चालू कर सकता है वो। अ पर्सन हु वांट्स टू लीड अ रिस्पेक्टेड लाइफ, एक आदमी जो बहुत ज्यादा इज्जतदार जिंदगी जीना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो जीना चाहता है, लीड करना चाहता है, बढ़ना चाहता है इज्जतदार जिंदगी के लिए, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, शुड नेवर बी एनी डीड दैट प्रिक्स हिज कॉन्साइंस, उसको ऐसा कोई भी डीड नहीं करना चाहिए जो उसकी कंसाइंस को प्रिक कर दे, उसको धाराशाही कर दे। बिकॉज विद द गिल्टी कंसाइंस, क्योंकि गिल्टी कंसाइंस के चलते ही कुड नेवर ड्वेल इन पीस ऑन द अर्थ, वो रह नहीं सकता है, ड्वेल नहीं कर सकता है धरती पे। बिकॉज गिल्टी कंसाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस, क्योंकि गिल्टी जो है वो हमेशा सस्पिशियस रहती है, संदिग्ध रहती है। तो मेरे को लगता है कि यहां पर आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ यू आर नॉट इन एनी डिल्यूजन, आई नो वेरी वेल। सब भ्रांतियां खत्म हो गई होंगी। जो यश है, जो कीर्ति है, वो गिल्टी तो आदमी की खत्म कर देती है। दैट इज वाई आई डोंट नो, कोई भी जो अच्छा आदमी हो उसने जरूर कहा है, ही हैड स्टेटेड ऑलरेडी, कि कभी भी ऐसा काम मत करो जिसमें आप अपनी ही नजरों के सामने झुक जाओ। तो वही बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चलिए कंपोजिशन पेज नंबर 30 पर आ जाते हैं हम। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों का आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है।
पैराग्राफ जानते हैं ना, पैराग्राफ क्या होता है? मतलब आपको कोई पूरा पेज नहीं भरना है ना, एक 5 लाइन 6 लाइन 7-8 लाइन लिखनी है आपको, ज्यादा नहीं ना, पैराग्राफ लिखना है आपको। कोई कंटिन्यूसली ऐसे नहीं लिखना कि बहुत पूरा पेज भर दिया आपने, ना। पैरास जानते हो ना, जैसे इतना लिखा आपने, फिर गैप छोड़ा, फिर इतना लिखा आपने, फिर गैप छोड़ा। अ सीन एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, एक दृश्य। सीन का मतलब क्या होता है? दृश्य। रेलवे प्लेटफॉर्म का, रेलवे प्लेटफॉर्म जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? आप सभी को पता होगा। एक दृश्य कहां का? रेलवे स्टेशन का ना। वहां पर जो प्लेटफॉर्म होता है 1 2 3, वहां के दृश्य पर आपको क्या करना है? एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? ऐसे आंसर लिखो यहां पर, ठीक है। अब आप ऐसे भी पैरा चालू कर सकते हो खुद को बताते हुए कि मैं कहीं जा रहा हूं, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ना उसके बारे में बता सकते हो। द रेलवे प्लेटफॉर्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि जो द रेलवे, ठीक है, इस तरह आप लिखने का अभ्यास करो जैसे मैं लिखवा रहा हूं, आप पढ़ो और उसको लिखते जाओ। द रेलवे प्लेटफॉर्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो बहुत बहुत ज्यादा मजेदार जगह है। पर्टिकुलरली व्हेन द स्टेशन इज बिग, जब हम बात करते हैं एक नजरिया देखते हुए, पर्टिकुलरली ना, फोकस जब उस पर हम, कि जो स्टेशन है वो बहुत बड़ा है एंड ओवर क्राउडेड, और पूरी तरीके से ओवर क्राउडेड है, भरा हुआ है अराउंड द क्लॉक। यानी जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय पूरा पूरा जो स्टेशन है भरा हुआ है, तो प्लेटफॉर्म का सीन बहुत प्यारा लगता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कैन बी सीन देयर, बेहद तरह तरह के लोग जो है वहां पर देखे जा सकते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो लोग हुआ करते हैं अलग अलग पार्ट से देश के, विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं। ड्रेस कोड है ना, ड्रेस पहनते हैं। फूड आइटम्स है उनके पास ना, खाना खाने का आइटम अलग अलग है, और अलग अलग तरीके की बात करने का तरीका है, कॉन्वर्सेशन करते हैं। वे लोग वहां पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा? हमने एक रेलवे स्टेशन की स्थिति का क्या किया है? वर्णन किया है। वर्णन अर्थात डिस्क्राइब किया है। जो बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन होता है ना, वहां पर आप जब भीड़ देखोगे तो स्वाभाविक है भीड़ देखते ही आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा। वहां पर देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से लोग मौजूद होंगे, जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विचारों को क्या कर रहे होंगे? स्प्रेड कर रहे होंगे। Beggars make an ugly scene, but vendors and potters make it colorful place. जो गरीब गुरबे होते हैं, बेगर्स यानी पुअर लोग, वो क्या करते हैं? एक अगली दृश्य बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हाय अल्लाह के नाम पर दे दे बेटा, 2 रुपए दे दे, है ना, ऐसे करते हो आपको हजारों दिख जाएंगे। वहां पर ट्रेन में बैठोगे तो नीचे ही आपको किसी की पैर कटा है तो किसी की आंख नहीं है, तो लोग ऐसी तरह से बैठ जाते हैं पैसा कमाने के लिए। इट वॉज वॉच अ रेलवे प्लेटफॉर्म क्लोजली, वी कैन ऑल्सो सी हैप्पी पीपल गोइंग होम एंड सैड पीपल लिविंग देयर डियर वंस। चलो यहां पर थे हम। एंड पॉटर्स ना, जो कुछ खाना बनाने वाले ना, शिल्पी वगैरह भी लोग होते हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। इट वॉज वॉच अ रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर हम देखा करते थे, अगर हम देखा चाहते थे रेलवे प्लेटफॉर्म को पास से, वी कैन ऑल्सो सी हैप्पी पीपल। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ना खुश मिजाज लोगों को वहां से गुजरता देख सकते हैं, जो जा रहे हैं अपने घर। एंड सैड पीपल लिविंग देयर डियर वंस, और जो उदास लोग हैं
वो क्या कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं अपने डियर वन को। Some are eager to eat a sweet and others are ready to fight ना। अब देखिए सीट है यहाँ पर, some are eager to sit a seat ना, find a seat आएगा यहाँ पर। तो कुछ लोग सीट पाने के लिए ना, सीट पाने के लिए बहुत ज्यादा झड़प में हैं, और अदर्स जो हैं बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। Thieves and robbers, pickpockets and policemen all remain busy। जो पिक पॉकेट्स है, पुलिसमैन है, वो सभी जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या हैं, बिजी हैं। आई लाइक द रेलवे प्लेटफॉर्म, और मेरे को रेलवे प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है। तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से एक बात समझ ली है, और वह ये है कि जब हम रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर जाते हैं ना, जब आप उसके दृश्य को देखोगे, समझोगे, तो आप पाओगे कि विभिन्न विभिन्न तरह के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, और वहां पे गरीब गुरबे देखने को मिलते हैं। वहां से सब लोग गुजरते हैं, वहां पर स्ट्रेंथ होती है, और लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए देखे जा सकते हैं प्लेटफॉर्म में। तो यहां पर यह बात कही गई है। आप वहां पर और भी ऐसे लोगों को देख सकते हो जो लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, पॉकेट्स को चुरा लेते हैं आपकी। पुलिसमैन को देख सकते हो कि वो अपनी जॉब कर रहे हैं। इसलिए मेरे को रेलवे प्लेटफॉर्म जो बहुत बढ़िया लगता है। तो हमने यहां पर क्या करा, पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म का एक बढ़िया सा विवरण जो है यहां पर दे दिया है। इन्फ्लुएंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। अब ज्योतिषी को तो आप जानते होंगे ना। आप कभी घर पर जाना और मम्मी से या पापा जी से एक बार जरूर पूछना कि पापा पापा ज्योतिष लोग कौन होते हैं। मम्मी ज्योतिष लोग शादी करवाते हैं क्या? जी हां, ज्योतिष का रोल बहुत बड़ा है। एस्ट्रोलॉजर्स ना, ये लोग जो साइन वगैरह देखते हैं ना, पूरा आकाश मंडल को देखते हैं, टाइम वगैरह सेट करते हैं, उनको हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं टेल्स आवर फ्यूचर बाय लुकिंग अप द स्टार्स। तारों को देखकर हमारा भविष्य जो है वो बता देते हैं। एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं, टेल्स आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को बता देते हैं बाय लुकिंग अप द स्टार्स ना, तारों को देखकर क्या करते हैं वे लोग हमारा फ्यूचर बता देते हैं। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर। हमें तो वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता होता कुछ भी किसके बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। बट वी ऑलवेज वॉन्ट टू नो इट अहेड। लेकिन हम हमेशा चाहते हैं जानना अहेड ऑफ इट्स कमिंग, यानी होने क्या वाला है आगे। अहेड का मतलब होने वाला है आगे क्या। सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचा करते हैं दैट दे वुड बी बेटर, यानी वे लोग बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से इक्विप्ड हैं टू फेस द फ्यूचर, यानी फ्यूचर को देखने के लिए वो लोग क्या हैं, बहुत अच्छे तरीके से मौजूद हैं, इक्विप्ड हैं। इफ दे नो इट बिफोर हैड, अपने आप को तैयार करा लेना। अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर मेरे को अपने नाम बता दो, उदाहरण के तौर पर, चलो आपने कमेंट सेक्शन करके बताया कि सर आप बड़े एस्ट्रोलॉजर हो। एस्ट्रोलॉजर यही करते हैं कि आप लोग अपने नाम बताओ, मैं नंबरों से आपको बता दूंगा कि आपका क्या होगा। अभी अगर आप लोग कभी इंस्टाग्राम या आप लोग फेसबुक चलाते हो तो आप देखना कुछ ऐसे ही हीरो बनती हुई कुछ महिला होती हैं, लाइक जो दिखाती हैं हम कितनी महान हैं। उनके हाथ में गोला होगा, ऐसे करेंगे डूम रूम डूम 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 करने के बाद उसके अंदर से बोलेंगे देखो हमने आपका भविष्य देख लिया, और आपकी शादी हो जाएगी। टैरो कार्ड रीडर, अरे तुम तो फर्स्ट आओगे बेटा, 2000 रुपए दो। अरे बेटा तुम सब कुछ कर जाओगे, 3000 दो। अरे बेटा आईएएस तो तुमको ही बनना है, मैं तो सब कर चुकी, 8000 दो। तो ऐसे ना लोग उल्लू बनाते हैं। टैरो कार्ड रीडर हो गए, ज्योतिष वगैरह हो गए। देखिए ज्योतिष शास्त्र में
अभी की अगर हम बात करते हैं, इस स्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो आज के समय में प्रेडिक्शन बहुत वैसा नहीं हो पाता जो उस समय के हुआ करते थे लोग। ऋषि अंगीरा हो गए, ऋषि पुलत्स्य हो गए ना, इन सब लोगों को बहुत नॉलेज हुआ करती थी इन सब चीजों की। आज हर एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा बिखर सी गई है, फ्रेगमेंटेड हो चुकी है। खैर, यहां पर यही बताया जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है, एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते, भविष्य को लेकर लोगों को ये बताते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस बात को लेकर आप लोगों की क्या राय है माय डियर स्टूडेंट्स? जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि नहीं बताते हैं? लोग क्या करते हैं, इनके पास जाया करते हैं, इनके पास जाकर जानकारी एकत्रित करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो वही बात यहां पर बताई गई है। Some people want to determine their present course. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिटरमाइन करना चाहते हैं ना, बताना चाहते हैं their present course keeping the future in mind ना, आज की स्थिति में क्या होगा फ्यूचर को देखकर बताते हैं। So almost everybody is interested in the prediction of an event. तो हर कोई चाहता है कि पूर्व अनुमान लगा लिया जाए। प्रेडिक्शन का अर्थ होता है पूर्व अनुमान। एंड हियर कम्स द एस्ट्रोलॉजर, और यहीं पर एस्ट्रोलॉजर आते हैं, ज्योतिष लोग आते हैं। वे लोग क्या करते हैं, प्री डिटर्मिनेशन करते, अरे हाँ तेरे साथ ही हो सकता है, चिंता मत कर तू। ही रीड्स द स्टार, आपके तारों को पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तारे तारे क्या होते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ज़ोडिएक साइंस होते हैं, आपने सुना होगा, हमारी राशियां होती हैं, अलग अलग स्टार्स होते हैं हमारे। बोलते हैं जब चमक उठते हैं ना तो जिंदगी जो है बदल जाती है, जिंदगी ऐसी बन जाती है कि आप विश्वास नहीं करोगे। दिस इज द वे एस्ट्रोलॉजर इज कंसल्टेड बिफोर एनी बिग इवेंट, और इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया जाता है। द एस्ट्रोलॉजर गेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, और ज्योतिष को बहुत बड़ी जगह मिलती है। आपने देखा होगा ना, नानू काका के लिए मिनिस्टर चलते चलते आ गए थे, बस एक चीज लिखी उन्होंने कि वो निन्नौर के क्या है, एस्ट्रोलॉजर है, वो भी वंशानुगत हेरिडिटरी। उनकी जगह जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है ना, बहुत बड़ी जगह मान ली जाती है उनकी। तो यही बात जो है, इसी बात को हमको समझना था, और यहां पर हमने एस्ट्रोलॉजर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डाउट जो आपके माइंड में होगा इसके रिगार्डिंग। एस्ट्रोलॉजर समझ गए, एस्ट्रोलॉजर का काम क्या होता है, तारों को देखकर समझना कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसी घटना घटेगी, इसको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में और भी कोई राय है तो आप लोग राय जो है वो हमको दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप बता सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड स्टडी डिक्शनरी यूज, पेज नंबर 30। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए, यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोग उनको डायरेक्टली मतलब माइंड से जब रीड कर रहे होगे तो आप समझ पा रहे होगे कि कुछ कमियां लग रही हैं हमको यहां पर। जैसे एक वर्ड है MUSTACH। अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये मूछे, ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है माय डियर स्टूडेंट्स? क्या ये मुस्टैच, मुस्टैच में क्या आएगा? अब देखिए, इसको मुस्टैच तो नहीं कहते, माउस्टैच कहते। तो देखिए यहां पर ओ आना था तो यहां पर ओ मिस हो गया, माउस्टैच कहते हैं ना, माउस्टैच। तो ये माउस्टैच है, मूछे हैं। तो यहां पर देखिए, जब एक वॉवल नहीं था तो सेंटेंस का मीनिंग और स्पीकिंग और उच्चारण प्रक्रिया बदल गई। तो आपको क्या करना है, आपको लिखकर देखना है इसको। MOUSTACH
CHE। इस तरह से आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी, कम से कम 3 या 4 बार लिख लिख कर आप देखिए इनको। अगला वर्ड है असाइनमेंट। अच्छा, क्या असाइनमेंट कुछ होता है क्या? क्या होता है असाइनमेंट? चलो इसको लिख कर देखते हैं। डू यू थिंक असाइनमेंट कुछ होता है? जी नहीं, असाइनमेंट होता है। अब आप समझे, असाइनमेंट, असाइनमेंट सिग्नेचर पर ना साइन, तो साइन आना था, असाइनमेंट। तो यहां पर जी नहीं आया आपका, तो असाइन करना, किसी कुछ देना आना। तो असाइनमेंट को आप हमेशा ऐसे लिखोगे, ASSIGNMENT, असाइनमेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम असाइनमेंट। अब आता है अगला टर्म। अब देखिए, क्वेश्चन, क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या ये सही है? क्वेश्चन होता है किसी को वो कर देना, बता देना कि खतरा है यहां पर, तो यहां पर NED आना है। तो क्या करोगे आप? यहां पर हमने हटाया और हमने वापस प्रैक्टिस की, CAUTIONED, क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, वापस मिटाओ, वापस लिखो। अब देखिए यहां पर अगला वर्ड है जेन्युइन। कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड आपको सही मिल जाते हैं, कंफ्यूजन के लिए आ जाते हैं। अब जेन्युइन का जेन्युइन ही होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ते हैं हम, एम्बेसडर। अब देखिए एम्बेसडर कैसे लिखा जाता है। अब अगर आप में से किसी को स्पेलिंग पता हो तो आप लोग कोशिश करोगे लिखने की। अब कैसे लिखोगे आप? AMBASSADOR। इज इट राइट? क्या यहां पर डबल एस आना चाहिए? एम्बेसडर, जी हां बिल्कुल सही, यहां पर डबल एस आएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करिए लिखने की बार बार, ताकि आपको कनेक्टिविटी बने। अब अगला वर्ड है कैजुअली। भाई हमेशा की तरह, तो कैजुअली में अब देखिए CASUALLY, ये होता है कैजुअली। डबल एल आना था यहां पर, देखिए सेक्रेटरी। अच्छा चलो, अब मैं कोशिश कर कर देखता हूं कि क्या इसमें क्या आएगा। अब अगर मैं लिखूं SECRETARY, क्या यह सही है? इज इट राइट और नॉट? क्या यहां पर ए आएगा? जी हां आएगा। अच्छा, अब लायर, कैंपेनर, हेरिडिटरी। अब इसमें क्या होगा? लेजर होता है ना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए क्या करते, इस तरह लिख देते हैं। अब इन्होंने क्या करा, हम लोग ज बनाते हैं, लेजर बोलते हैं, SURE क्यों मिलाकर हम जर मानते हैं, इन्होंने जी बना दिया उसको। तो क्या ये सही होगा? एक मिनट रुकिए, LEIGER, लेजर, क्या ये सही होगा या ये सही होगा? LEISHURE, लेजर, ये सही होगा, ये सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसको ऐसे ही पढ़ा है। तो कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। अगला टर्म है आपका कैंपेनर। अब देखिए, चलो मैं कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, मतलब इसको देखने की कि इसमें क्या आएगा। अब हो सकता है शायद यहां पर आप कोशिश करिए, अब मैं भी करता हूं, देखते हैं। CAMPAIGNER, क्या ऐसे होगा? देखिए मैं तो कॉन्फर्म नहीं हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, ऐसा लिख लिख कर देखना। अगर आप लिख कर देखोगे
और बाद में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे सही होगा। मैंने क्या करा था, मैंने यहां पर AIG लगाया है और NER किया है, और यहां पर भी क्या है, AIG NER है। बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे सर आप एकदम एग्जैक्ट कैसे लिख पा रहे हो, वो भी बिना देखे, आपसे कैसे बन रहा है? इसलिए बन रहा है क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं क्या करता था, जो भी चीज मैं लिखी है उसको मैं क्या करता हूं, बार बार पढ़ता हूं, तो पढ़ने से एक जर्नल आइडिया लग जाता है। अब चलो हेरिडिटरी, अब देखिए ये तो बिल्कुल सही लग नहीं रहा है। यहां पर क्या आएगा, हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी नहीं होता डिटरी। तो क्या होगा, हमको करना क्या है, HEREDITARY। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए एक्सरसाइज 2 पर जाते हैं। Look up a dictionary and write 2 meanings of each of the following words, the one in which it is used in the lesson and the other which is more common. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, लुक अप अ डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी देख लो या कोई भी चीज देखो जहां पर मीनिंग दी हुई है, एंड राइट 2 मीनिंग्स ऑफ ईच, और 2 मीनिंग लिखो हर एक के। द वन इन विच इट इज यूज्ड इन द लेसन, एक तो जो लेसन में दिया उसके हिसाब से आना चाहिए, और दूसरा जो सामान्य है। पहला है इंटरव्यू। जब आप लोगों से कहा जाएगा डियर स्टूडेंट आप लोगों की जॉब लगनी है, तो आपको एक इंटरव्यू देना होगा। तो इंटरव्यू आप लोग कैसे दोगे? इंटरव्यू देने के लिए आप लोगों को आवश्यक होगा ना कि आपके पास सारी जानकारी हो कि कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट की बात होगी। तो इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको ना। तो इंटरव्यू में क्या होता है, साक्षात्कार कहते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बहुत सारे मतलब होते हैं। 2 मीनिंग है अपनी। एक, मीटिंग एट विच समबडी इज आस्क्ड अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट इफ ही शी इज सुटेबल फॉर अ जॉब, कोर्स ऑफ स्टडी एक्सेट्रा। एक तरीके का सम्मेलन होता है जहां पर मीटिंग होती है, यहां पर लोग आपको बुलाते हैं, जहां पर कोई आपसे पूछता है क्वेश्चंस टू फाइंड आउट इफ शी इज सुटेबल फॉर अ जॉब, कि वह कहीं ना कहीं सुटेबल है, योग्य है जॉब के या नहीं। अगला है मीटिंग एट विच अ जर्नलिस्ट आस्क समबडी। यह एक मीनिंग तो आपका इंटरव्यू में समझ में आ गया, जहां बुलाया जाता है आप लोगों को और कोई आपसे पूछता है क्वेश्चंस कि आप सुटेबल हो जॉब के लिए नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने तो भी इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद आपको पढ़ाया है ना, तो मैं सुटेबल हो गया इसलिए आ गया। और एक और इंटरव्यू होता है मीटिंग एट विच अ जर्नलिस्ट आस्क समबडी क्वेश्चन ना। आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी को बुलाया, उनका इंटरव्यू चल रहा है, उनको तो जॉब नहीं मिली ना, वो तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जर्नलिस्ट उनको बुलाकर उनका इंटरव्यू लेता है। IAS टॉपर को बुलाया गया ना, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हिज और हर ओपिनियन, उनका क्या ओपिनियन उसको पाने की बात होती है। अगला वर्ड है टच। अब देखिए टच का मतलब होता है छूना। टू पुट योर हैंड और फिंगर ऑन टू समबडी, किसी को हाथ लगाना, फिंगर करना है ना, मतलब किसी को ऐसे छू लेना, एक फिंगर से टच कर देना। मूव टू क्लोज टुगेदर दैट देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, हम कहते हैं ना किसी के बहुत टच में आ जाओ। अगर आप उन सर के टच में रहोगे तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बता देंगे आपको, है ना, पेपर तो वही सेट करते हैं। तो इस तरह के टच के भी 2 मतलब होते हैं, एक या तो किसी को छूना और या किसी के संबंध में रहना। मूव सो क्लोज टुगेदर, किसी के पास आ जाना, बहुत क्लोज हो जाना। ट्रांसफर, बेसिक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को इधर से उधर लेकर चले जाना, ट्रांसफर कर देना। तो देखिए ट्रांसफर का मतलब होता है टू मूव, है ना, कहीं जाना, और टू मेक समबडी समथिंग मूव, या किसी को भी क्या करना, हिलाना,
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। टू ऑफिशियली अरेंज फॉर समथिंग टू बिलोंग टू और बी कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स। या ट्रांसफर का एक और मतलब होता है जहां पर आप औपचारिक तौर पर कुछ व्यवस्था करते हो, अरेंज करते हो चीजों को जो बिलोंग करती है या किसी के द्वारा कंट्रोल्ड है, ये किसी और की है। यानी यहां पर साफ है ट्रांसफर के दो मतलब निकल कर आते हैं। एक मतलब किसी चीज को यहां से लेकर वहां तक लेकर जाना, कंफर्म, और दूसरा ट्रांसफर का मतलब ऑफिशियली अरेंज करना, है ना। भाई आप लोगों को पता है आईएएस आईपीएस कितने ट्रांसफर होते हैं ना। सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना, अरे सर आपने ये जो पढ़ा है ना वो हमारे एग्जाम में आ गया, थैंक यू सो मच सर। तो यू आर सरप्राइज्ड बिकॉज द क्वेश्चंस दैट आई टॉट यू हियर ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आ गया आपके एग्जाम में। द फीलिंग दैट यू हैव व्हेन समथिंग हैपेंस दैट यू डू नॉट एक्सपेक्ट, ऐसी भावना आना दैट यू हैव ना, जब समथिंग हैपेंस, कुछ आपके साथ हो जाता है, उस समय से कोई भावना आना दैट यू डू नॉट एक्सपेक्ट। अरे वाह सर बोर्ड एग्जाम में मैं मेरिट आ गया 98%, बिहार बोर्ड टॉप कर गया, सोचा ही नहीं था मैंने, तो थैंक यू सर। तो ये वाली बात आ गई, सरप्राइज हो गए आप, आश्चर्यचकित हो गए। टू अटैक और समबडी सडनली अनएक्सपेक्टेडली, या सरप्राइज का मतलब होता है अचानक से किसी पे झड़प लेना बिना बताए। ये सरप्राइज नहीं, उसने मुझ पे अटैक करा अचानक से और मैंने अचानक से बहुत कुछ पा लिया। तो अचानक से या एक ऐसी भावना जो आती है, जो आपके साथ हो चुकी है, जिसने आपके साथ ऐसी घटना हुई जिसको देखकर आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके साथ घटना होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। ब्लास्ट, फटना, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मैं तो फट गया, अरे मेरा दिमाग फट गया, कैसे फट गया, इतना पढ़ के फट गया। अरे हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। अब देखिए ब्लास्ट का मतलब होता है एन एक्सप्लोजन, है ना, कुछ फटना, स्पेशली वन कॉज्ड बाय बॉम्ब, है ना। बॉम्ब देखे होंगे आप लोगों ने, तो बॉम्ब से क्या होता है, कोई भी चीज ना फट जाती है। टू मेक अ होल, होल का मतलब क्या होता है, छेद करना, टनल पर एक्सेट्रा पे ना ब्लास्ट करना। इन समथिंग विथ एन एक्सप्लोजन ना, दो तरीका, एक बॉम्ब का मतलब होता है कुछ एरिया को उड़ा देना, और एक बॉम्ब का मतलब यहां पर होता है खोल करना, ब्लास्ट करके छेद करना। मैच, अब आप लोग ना सबसे पहले सोच रहे होगे सर आईपीएल का रिजल्ट क्या आया, अरे चेन्नई सुपर किंग जीत गई भाई लोग ना, तो वो वाली मैच की बात तो होगी। लेकिन मैच जो है हमारा, दो मीनिंग निकलता है इसका। एक होता है मैच स्टिक वाला मैच, अ मैच स्टिक ऑफ वुड, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा दैट यू यूज स्टार्टिंग फायर, लाइटनिंग ए सिगरेट एक्सेट्रा, है ना। आप क्या करते हो, कोई भी चीज को जलाने का प्रयास करते हो ना, लाइटनिंग हो गया, सिगरेट के द्वारा आप ऐसे करते हो और जलाते हो सिगरेट को। या मैच होता है ऑर्गेनाइज गेम और स्पोर्ट्स इवेंट, या आप कह सकते हो कि एक संस्थागत खेल का क्या होना, ऑर्गेनाइजेशन होना, स्पोर्ट्स इवेंट का होना, है ना। ट्रेड क्या होता है, आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया है ट्रेड के बारे में, है ना। अब अपन समझते हैं इसकी दो मीनिंग क्या है। टू बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज। सी माई फ्रेंड, माई कलीग्स, ऐसा किसी ने कहा एक आदमी से कि देखो मेरा सामान जो है वो इधर से उधर चले जाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ट्रेड की बात कर रहा है कि एक देश से दूसरे देश में चला जाए अपने दोस्त से। तो टू बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज, खरीदना चीजों को, गुड्स और सर्विसेज को। अब आप बोलोगे सर गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, तो चलिए गुड्स और सर्विसेज समझाता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से।
जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब गुड्स और सर्विस में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीजों का, और कंजप्शन होता है। ठीक है, किन का? गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, है ना। तो यही बात यहां पर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी गुड्स और सर्विस क्या होता है? जो ट्रेड के लिए काम आता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है गुड्स। मान लो कि ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है और इसका एक चक्का जो है उछल गया है, खराब हो गया है। ठीक है, अब आपने सोचा कि मैं जाता हूं किसके पास? मैकेनिक के पास जाता हूं। आप गए मैकेनिक के पास। मैकेनिक दादा ने कहा कि सर मैं आपको एक टायर लगाकर दे दूंगा, ठीक है, और मेहनत का पैसा लूंगा। तो सबका ऑल राउंड मिलाकर हो जाएगा 200 रुपए। 200 में 100 रुपए तो मेरी मेहनत का हो गया और 100 रुपए मैंने जो गुड लगाया वो, यानी जो टायर है वो गुड हुआ, गुड्स में आ गया। और 100 रुपए उसने जो सर्विस की, इंस्टॉल करा इतना पूरा वो, तो यहां पर इसको कहते हैं क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी मेहनत की चीज होती है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसकी बात जब हम करते हैं तो ट्रेड होता है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। ट्रेड का मतलब भी यही होता है, बिजनेस करना। ईस्ट इंडिया का, अब अगर मैं बात करता हूं वास्को की ना, वास्को जी जो थे, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये आए थे इंडिया में। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। पोर्चुगीज थे। अब आते हैं हम 8th पर, जिसका है मतलब क्या निकलेगा, देखते हैं। कोर्स। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? का कोर्स पढ़ा रहा हूं ना। देखिए, कोर्स के दो मतलब होते हैं, एक कंप्लीट सीरीज ऑफ लेसन और एक रूट और डायरेक्शन। ठीक है, यानी जो लेसन का सीरीज है, चैप्टर 1 2 3 4, ये या किसी रूट या किसी डायरेक्शन की ओर जाना को भी हम कोर्स ऑफ टाइम बोलते हैं ना, वो। स्नॉट का मतलब क्या होता है? टू मेक अ नॉइज बाय ब्लोइंग एयर थ्रू द नोज एंड माउथ, और ना माउथ ना, माउथ कहते हैं हम इसको, माउथ नहीं। तो यहां पर देखिए क्या है, आपने सुना होगा ना फुफकारना। सांप क्या करता? स्नॉटिंग ना, स्नॉट करना। तो मेक नॉइज या ब्लो करना हवा को, किसके द्वारा? नोज के द्वारा। नेल करना, लेना, किसको? ड्रग्स को या नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, है ना। तो आपको दो तरीके से स्नॉट का मतलब पता होना चाहिए। एक गहरी सांस है, कुछ चीज को अंदर लेना, और दूसरा क्या करना? माउथ के द्वारा। ब्लो एयर थ्रू द नोज ना, नोज के द्वारा क्या करना? ब्लो करना एयर को, है ना। इस तरह से लोग करते ना। तो ये वाली बात सांप करता इस तरह से, तो स्नॉट करना होता है। चलिए अब हम आते हैं D2 पे। हमारे बहुत सारी एक्सरसाइज कवर हो चुकी हैं। पेज नंबर 31 को ओपन करिए माय डियर स्टूडेंट्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। मदर्स अनाउंसमेंट शूक मी। मम्मी के कहथन मम्मी का जो कथन था, जो कहना था, अनाउंसमेंट था, जो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, वो उससे मैं हिल गया। He seldom sees visitor without a previous appointment ना। अब सेल्डम, कभी कभार ही विजिटर को देख पाते हैं बिना अपॉइंटमेंट के, मतलब हमेशा तो अपॉइंटमेंट चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस, अनाउंसमेंट विच इज अ नाउन डिराइव्ड फ्रॉम अनाउंस, घोषणा करना ना, बताना। तो अनाउंस से अनाउंसमेंट बना है, जो कि एक वर्ब है। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस है अपॉइंटमेंट, जो कि बना है अपॉइंट से, है ना। तो नाउन कैन बी डिराइव्ड बाय एडिंग सफिक्स। कुछ सफिक्स ऐड करो, MENT हो गया, ION हो गया और एंस हो गया। इनको ऐड करके आप नाउन बना सकते हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ यहां पर वर्ब्स दिया है। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं ये
वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं। इनको हम कहते हैं क्या? क्रिया। ठीक है, तो अब हमको क्रिया को बनाना है किसमें? संज्ञा में, नाउन बनाना है हमको। ठीक है, तो हम यही काम करने वाले हैं। इम्प्रेस, तो अब देखिए इम्प्रेस, तो अब मैंने आपको बताया है ION, या तो ION जोड़ो। देखिए आपको MEENT जोड़ना हो सकता है, ION या ANCE जोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं यहां पर क्या जोड़ सकते हैं। पहला वर्ड है इम्प्रेस, तो अगर मैं यहां पर जोड़ देता हूं ION, तो ये क्या बन जाएगा? इम्प्रेशन। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ION जोड़ा मैंने, तो ये एक कंप्लीट वर्ड बना, यह एक नाउन बना। अब यहां पर दिया है एक्वेंट, ना जान पहचान, इंप्रेस करना, किसी खुश करना होता है। एक्वेंट जान पहचान बनाना ना, अपने तरफ लोगों को बढ़ाना, मैं और तुम एक जैसे ना, एक्वेंट करना। एक्वेंट अगर मैं यहां पर ACQUAINT लूं, ठीक है, और ANC जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? क्या ये एक्वेंटेंसी नहीं बन जाएगा? क्या ये वर्ड सही है? बिल्कुल सही, एक्वेंटेंसी, एक्वेंटेंसी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एक्वेंटेंसी, इंप्रेशन ना। अब अरेंज, अब क्या, चलो हम अपने को पता है कि MENT जोड़ना है हमको, ANCE जोड़ना है और ION जोड़ना है। अब क्योंकि हम इन वर्ड्स को इतने बार पढ़ चुके हैं कि हमको पता है कि ION कहां जुड़ेगा, ANC कहां जुड़ेगा। पर मान लो किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर ठीक है हमने पढ़ा है अरेंजमेंट, व्यवस्था होना, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अरेंज प्लस एंस, अरेंजेंस हो जाए, अरेंजन हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो पढ़ते हैं हम या वर्ड का यूज करते हैं, तो उसका सेंस निकल कर आना चाहिए। ये सफिक्स जो लग रहा है उससे उसका सेंस डेवलप हो रहा है, इसीलिए अरेंजमेंट आएगा, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको यहां पर अगला वर्ड मिला है मैनेज, प्रबंध करना। मैनेज का मतलब क्या होता है? प्रबंध करना। तो यहां पर देखिए MANAGEMENT, मैंने क्या करा? मैनेजमेंट करा, मैनेजमेंट ना, तो मैंने एंट जोड़ा, मैनेजमेंट। ट्रांसैक्शन, ये क्या हो जाएगा? ट्रांसैक्शन, ION जुड़ जाएगा यहां पर। ठीक है, इसका हो जाएगा ना। तो मैंने लिख लिख के आपको पूरा बता दिया है कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। हम सोच समझकर ION, ENT ना, ANC का हमको जोड़ना है, उसको हम जोड़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट हो जाएगा, ट्रांसैक्शन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा ना, कुछ बताना, शो करना, एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन होता है। अब मैरी का क्या होगा? मैरिज हो जाएगा। तो क्या है यहां पर ION, ये जो प्रत्यय लग रहे हैं, पीछे सफिक्स जो लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ एक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नाउन को बनाने का जो फॉर्मेट चल रहा है यहां पर ION ANCE जोड़कर, तो इन प्रत्ययों का भी अर्थ होता है। अभी हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि आपको कैसे नाउन को बनाना है। चलिए अब अगले में आते हैं D3, वर्ड मीनिंग, पेज नंबर 31। Find from the lesson words the meanings to which of which have been given on the left hand side। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, find from the lesson, लेसन से find करिए कुछ words
मीनिंग्स ऑफ विच हैव बीन गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ना, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट पार्ट है हर एक वर्ड का वो आपको राइट हैंड साइड में दिया है. अब जैसे इन अ फ्रेंडली मैनर एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट है ना, अब यहां पर इनकम्प्लीट वर्ड दिया है आपको, उसको बनाना है, उसका आधा पार्ट आपको यहां पर दे दिया है. तो एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशन, दोस्ताना तरीका विदाउट आर्ग्यूमेंट ना, बिना किसी आर्ग्यूमेंट कैसे चलता है, उसको हम क्या कहते हैं. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी, मित्रव्रत तरीका, मित्रवत. तो इसका क्या होगा, देखिए कंफर्टेबली ना, अच्छी तरीके से ना, तो कंफर्टेबली मित्रवत तरीके से भी आपने सुना होगा, दोस्ताना तरीके से ना. कंफर्टेबली मित्रवत तरीका कैसे होता है, कंफर्टेबली आगे बढ़ता है. तो विदाउट आर्ग्यूमेंट, तो यहां पर एक ऐसा मैनर होता है, तो उसको कंफर्टेबली कहेंगे, अच्छी तरीके से. लार्ज इन साइज और क्वांटिटी, अब यहां पर क्या दिया है, बड़ा होना साइज और क्वांटिटी में, उसको क्या कहेंगे हम, इनरोमस. इनरोमस बहुत बड़ा. अट्रैक्टिंग योर इंटरेस्ट और अटेंशन, आपका अटेंशन अपनी ओर खींचना, उसको क्या कहेंगे, ब्रेथ टेकिंग है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेथ टेकिंग कहेंगे. स्मॉल नेल विथ अ फ्लैट टॉप, उसको कहेंगे ट्रैक्स. करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अनुसार बिल्कुल सही होना. लेगिटमेट, एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, बिल्कुल बहुत अजीब सा. आउटलैंडिश ना, एकदम हटकर होना, उसको हम कहेंगे आउटलैंडिश. फ्रेजेस आ गया, रीड द लेसन केयरफुली, अच्छे से पाठ को पढ़ो और फाइंड करो सेंटेंसेस को इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड, जहां पर ये फ्रेज यूज हुए हैं. यूज द फ्रेज इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, और खुद से इन फ्रेजेस को यूज करिए. एट ड्रैगर्स ड्रॉन, अब देखिए एट ड्रैगर्स ड्रॉन ना, एनिमीज क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चालू हो जाता है. ड्रैगर्स ड्रॉन, तो एनिमीज वर एट ड्रैगर्स ड्रॉन अगेंस्ट ईच अदर, मतलब फाइट कर रहे हैं, उतारू हैं युद्ध करने के लिए. तो ड्रैगर्स ड्रॉन, ये जो फ्रेज है, ये युद्ध की बात होती है, लड़ाई झगड़ा करना, फाइटिंग की बात होती है. तो एनिमीज जो हैं, दुश्मन क्या कर रहे हैं, ड्रैगर्स ड्रॉन पर हैं, मतलब एट ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब युद्ध करने के इच्छुक हैं. ये लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, एक दूसरे के. टर्न आउट ना, अब देखिए द प्रोजेक्ट हैज टर्न आउट टू बी अ सक्सेस, बदल जाना, परिवर्तित हो जाना ना, पलट जाना. तो जो प्रोजेक्ट है वो पलट गया, टर्न्ड हो गया, किसमें, सक्सेस में. ठीक है. ड्रॉप इन, मतलब अब आपने सुना ना, घर पर कोई आ गया, अचानक से किसी का आ जाना या टपक जाना है ना. हम कभी नहीं बोलते मेरे मेहमान टपक गए, लेकिन हम बोलते ना आ गए. तो यहां पर होगा क्या, आनंद आस राजू टू ड्रॉप इन अंजू एट होम ना, उसको छोड़ाओ. अब ये तो नहीं कहेगा तुम उसको ड्रॉप कर आ जाओ ना, उसको पटक कर आ जाओ, वहां पर ड्रॉप कर दो, नहीं, ऐसा नहीं. ड्रॉप कराओ का मतलब होता है वहां पर उसको छोड़ाओ, जहां पर कहीं कोई ऐसी घटना घटती है, हम किसी को छोड़ते हैं या रुक जाना ना, आ जाना अचानक से, ड्रॉप इनका यूज होता है. ड्रॉप बाय भी हम यूज करते हैं. ऑफ कोर्स ना, निश्चित तौर पे, ऑफ कोर्स का मतलब निश्चित तौर पे. ऑफ कोर्स द पार्टी विल सपोर्ट द प्रपोजल, जरूर ये पार्टी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी इस निर्णय को, इस प्रपोजल को. ठीक है, जितना जल्दी हो सके, एज सून एज ना, जितना जल्दी हो चुके है ना, हो सकता है करिए. तो इसको क्या होगा, विजय टच हिज पेरेंट्स फीट एज सून एज ही सॉ देम, जैसे उन्होंने उसको देखा था तो विजय ने क्या करा, छुआ पेरेंट्स का पैर. तो जल्द से जल्द देखते ही क्या हो गया, विजय को होश आया कि मुझे तो पैर पड़ने. ट्राई आउट, द ड्राइवर सेट टू ट्राई आउट फॉर द स्क्रू प्रॉपरली इन द मार्केट, है ना. आपको क्या करना है, कोशिश करो, ट्राई आउट, देख कर आओ कि स्क्रू प्रॉपरली है कि नहीं मार्केट में. तो यहां पर ट्राई आउट का मतलब यही होता है. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, बहुत अच्छे से फ्रेजेस को देखा, समझा. चलिए अब हम आते हैं ग्रामर वाले पार्ट पे, जो कि दिया है पेज नंबर 31 पे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट, हैवंट यू, अमेजिंग इजंट इट. अब यहां पर ना टैग क्वेश्चंस आ रहे हैं. टैग क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं. तुम स्कूल जा रहे हो ना,
है ना? तुम स्कूल जा रहे हो, है ना? तो आप लोग सोचोगे कि है ना क्या है? क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, आपके दोस्त ने बोला होगा, अच्छा तुम उस स्कूल में पढ़ते हो, है ना? तो ये जो है ना, ये टैग क्वेश्चन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को बनाकर बनता है। ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं। अब देखो, यहां पर दिया है कि यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? तो यहां पर है ना कहा है ये, है ना? तो तुम्हारे पास क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट है ना? तो ये जो बना है सेंटेंस, इसको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। आश्चर्यजनक है ना, ऐसा कहा मैंने, तो है ना है ये। तो इसको हम इजंट इट जो है एक टैग क्वेश्चन बना रहे हैं। इन द अबव एग्जाम्पल हैवंट यू एंड इजंट इट, ये दोनों क्या है? टैग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब टैग क्वेश्चंस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इनको बहुत अच्छे से हमको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना समझना है कि हमको इन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और उससे डायरेक्ट समझेंगे। अब देखो यहां पर क्या है, अमोद वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। अमोद बहुत तेजी से बात कर रहा था, असामान्य तरीके से, मतलब बहुत तेजी वॉइस से, बहुत तेज वॉइस से। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर भी अपन को क्वेश्चन टैग बनाना है। टैग क्वेश्चंस के तौर पर इसको एक प्रश्न चिन्ह, आप लोग समझते हो कि यहां पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो ये जो सेंटेंस, इसको जब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैसे इसको चेंज करेंगे? तो हमेशा याद रखिए, हमको फोकस करना है कहां पर? इन दो पर, सब्जेक्ट पर और ऑक्सिलरी वर्ब पे। ठीक है, अब लिखा अमोद वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस ना, एक ऐसी तेज आवाज में वो बोल रहा था, चिल्ला रहा था, जो आवश्यक नहीं थी, है ना? अब उस है ना को हम कैसे बताएंगे? अब यहां पर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब उसको मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा वॉज नॉट ही और लगा दूंगा मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करा, वॉज नॉट करके अमोद की जगह ही लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको वॉज नॉट ही करा तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ तो होगा ना। हाँ, यहां होगा, हमको इसको क्या करना होगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, श्रिंक कर देंगे हम इसको ना, और कम फॉर्मेट में ले आएंगे। आपको मैंने पढ़ाया है कि कैसे हम चीजों को चेंज करते हैं। जैसे ना मैंने बोला ही विल, तो हम बोलते ना, जैसे मैंने बोला ही विल, तो हम क्या करते हैं, हील कर देंगे। तो इस तरह से यहां पर ये चीजें होंगी, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, छोटा कर देंगे उसको। तो यहां पर क्या आएगा, wasn't ही, तो was not को हमने क्या करा, इस फॉर्म में ले आए, wasn't। अब that should be quite simple, तो यहां पर क्या होगा, should not it, तो सिंपल सा हो गया, है ना। that should be quite simple, ये तो बिल्कुल सरल होना चाहिए, है ना। तो should not it, तो should के बाद हमने क्या करा, not को जोड़ा और that की जगह हमने it लगा दिया। नानू काका चकल्ड हिज टंग सेवरल टाइम, बार बार अपनी जीभ को हिला के ऐसे ऐसे कर रहे थे, चकलिंग कर रहे थे उसको ना, अंदर ही अंदर साउंड कर रहे थे, निकाल रहे थे। तो अब क्या करेंगे, अब चकल्ड हिज टंग, तो ऐसी जगह हम क्या करेंगे, डिडंट ही, तो यहां पर हमने क्या करा, डिड नॉट ही। तो यहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से क्या करा, यहां पे हमने वापस से टैग क्वेश्चन लगाया, ठीक है। तो डिड नॉट ही का हमने क्या करा, डिड नॉट ही को इस फॉर्म में लाए, डिडंट ही, ठीक है। अब नानू काका की जगह ही आ गया, ओके, और डिडंट हमने यूज किया क्योंकि हमको यहां पर है ना बताना है। यू विल डू द वर्क, विल नॉट यू, तो विल नॉट यू को हमने वॉन्ट यू बना दिया। तो हमने क्या करा, विल के आगे नॉट लगाया और यू का यू यहां पर लिख दिया। तो तुम काम करोगे ना, है ना, तुम काम करोगे ना। तो ऐसी वर्ड इस तरह से जो सेंटेंस बन रहा है, इस तरह से हम इसको समझते हैं।
गुल्लू इज ईटिंग अ मैंगो, गुल्लू क्या कर रहा है, मैंगो खा रहा है। तो अब यहां पर इज आ रहा है, तो अब आप बोलोगे सर इजंट ही कर देंगे हम, जी हां इजंट ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, बस ऐसे सिचुएशंस में हमको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। यहां पर आपको बस इस के आगे नॉट लगाकर गुल्लू की जगह ही कर दो। अगर यहां पर यू है तो यू का यू ही रहेगा, नानू का ही होगा ना, दैट का इट करा, अमोद का ही करा। अगर यहां पे शी वॉज होता तो यहां पर अपन शी लगा देते ना, यहां पर अगर रमिता होता तो लड़की का शी लगता। शुडंट इट, वॉन्ट यू है ना, विल नॉट, वॉन्ट का मतलब विल नॉट होता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कैसे हम इसको कंप्रेस करते हैं इस तरह से, यही यहां पर सारा खेल है। तो एक बार और बता देता हूं मैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको समझना बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। जहां पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया, जैसे लिखा है गुल्लू, बोला गुल्लू इज ईटिंग मैंगो, गुल्लू क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पहले मैं देखूंगा गुल्लू क्या है, एक लड़का है, इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटिंग मैंगो, ईटिंग क्या है, एक वर्ब हो गया, और मैंगो तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे यहां पर यूज हो रहा है। अब मैंने को इसको क्या करना है, मेरे को बताना है ना, एक क्वेश्चन फॉर्मेट, टैग क्वेश्चन बनाना है। गुल्लू मैंगो खाता है ना, है ना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है जहां पर जो यूज हो रही इजंट ही, जो टैग क्वेश्चन है ना, इसको दर्शाने के लिए गुल्लू इस पे मैं फोकस करूंगा। तो इस देखकर मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, यहां पर कॉमा लगेगा, और इस यूज कर इसके आगे नॉट लगाकर मैं गुल्लू को ही बना दूंगा। बस इतना ही मुझे करना है। तो अभी जो टैग क्वेश्चन है, यहां पर सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए ना, मान लो कि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इज ही हो जाएगा वो। अगर बोला गुल्लू इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, इज ही, नॉट ही को हटा देंगे हम, नॉट नहीं आएगा, ही आ जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव बात की, पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात की। आगे जाकर अगर क्वेश्चंस आएंगे, इस पे फॉर्मेट होंगे, तो हम इस पर और ध्यान देंगे। अभी ग्रामर वाला पार्ट जो है आप लोगों का बहुत इजी है, वो भी कवर होगा। बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर एक बार और बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर टैग क्वेश्चन में, अब मैंने लिखा है यहां पर राम इज गोइंग, ठीक है, राम जा रहा है। अब अगर मैं बोलूं राम जा रहा है ना, तो अगर मुझे है ना बताना तो मैं क्या करूंगा, राम इज गोइंग, इजंट ही, एक सेकेंड सॉरी, इसको आप क्या करो, देखो बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने क्या करा, मैं यहां पर क्वेश्चन बना रहा हूं और उसका आंसर मैं आपको लिख कर दे दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। राम इज गोइंग, ठीक है, मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब मैंने इसको पॉइंट 1 दे दिया ना, फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा। अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे इसे क्वेश्चन टैग यूज करना है, तो राम इज गोइंग, और फिर मैंने क्या करा, इसको ऐसे किया और नॉट ही कर दिया, ठीक है। पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया इजी फॉर्म में, क्यों, क्योंकि मेरे को पहले इसको क्वेश्चन टैग में बदलना था। तो मैंने क्या करा, राम जा रहा है, तो अब मैं जब बोलूंगा क्वेश्चन टैग लगाकर राम जा रहा है ना, अब यहां पर इस नॉट को भी मैं श्रिंक कर दूंगा, कंप्रेस कर दूंगा। कैसे, अब राम इज गोइंग, कॉमा लगेगा नीचे, इजंट ही,
तो कितना इजी है ये, कुछ भी नहीं करना आपको, बस इसका खेल है और राम की जगह ही आ जाएगा। अगर यहां पर राम की जगह यहां दिया होता रीना, तो रीना क्या है, रीना एक लड़की है, तो इज गोइंग, तो यहां पर रीना के लिए हम क्या करेंगे, इजंट शी, है ना, ही की जगह शी आ जाता। बस अब अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग, तो मैं को अगर से क्वेश्चन टैग बनाना है, अब ऐसा हो गया वह खेल रहे है ना, तो है ना के लिए मैं क्या करूंगा, इज लगाकर यहां पर जो कॉमा है ना, कॉमा लगाऊंगा। अब यहां पर तो इज नहीं है, तो अब क्या होगा, आर जो है आरंट हो जाएगा, आर नॉट, इसको मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, कैसे, आर नॉट कर दूंगा, आर नॉट दे, इस तरह हो जाएगा, ठीक है, यानी आरंट दे हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, हम सॉल्व कर कर देखते हैं चीजों को, ठीक है। तो अगर आरंट लिखना है आपको तो आर अंत हो जाएगा। तो यही चीजें जो आपको समझनी है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को देखना होगा। इजंट, वांट, है ना, ऑन ना, शुडंट, इट, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर आप लिख रहे हो बार बार, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आर नॉट यूज कर रहा हूं, ठीक है, और मान लो भी गलती से अगर मैंने यहां पर ये लगा दिया, इसको ध्यान मत दो, आप इस पर ध्यान दो कि आर नॉट है, तो इसका क्या होगा, आर अंत हो जाएगा, ठीक है, एन के बाद यहां पर ऐसे लग जाता है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दे आर गोइंग, तो फिर क्या होगा, आरंट दे, इस तरह चेंज हो गया। अब अगर मैंने लिखा यू विल गो, ठीक है, यू विल गो, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन टैग के लिए कॉमा लगाया, अब विल नॉट यू, ठीक है, ये किया। लेकिन अब आपको इसको क्या करना है, विल नॉट को चेंज करना है, विल नॉट, क्योंकि विल नॉट यू भी तो सही है, लेकिन हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, और इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वांट यू लगाते हैं, यानी यहां पर विल नॉट का हो जाएगा वांट यू, बस बहुत सिंपल हो गया ये। तो आपको बस यहां पर तीन चीजें ध्यान में रखनी है, पहला तो सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा आपको हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा आपको याद रखना है कि आपको जो भी आप लिख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ना, सी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म याद रखना होगा आपको, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो मुझको लगता है कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से इजीली बन जाएगा। अब एक और चीज आपको बताता हूं कि यहां पर जैसे लिखा wasn't ही, didn't ही, want you, तो इनको देखकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स जो हैं, उनकी एक लिस्ट आती है, उसको 5-6 बार रोज रीड करो तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो बस इतना ही समझना है टैग क्वेश्चन में कि है ना, जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव में दिया है तो बाद में हम नॉट लगाकर उसको सॉल्व कर देंगे, उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर कोई और डाउट हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपके माइंड में होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। एक और अन्य जानकारी जो मैं आपको बताना चाहूंगा और वह यह है कि हम सभी के पास ना, आप सभी के लिए एक सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का धन्यवाद।